आज हमारा टॉपिक पॉइंट चार्जेज एंड कूलम्ब्स लॉ है, जो क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट पेपर के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का टॉपिक है। तो आज हम यहाँ पर इन्हीं दोनों तथ्यों पर बात करेंगे, केवल पॉइंट चार्ज और कूलम्ब्स लॉ पर ही डिस्कशन करेंगे हम। तो वास्तव में ये पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज, पॉइंट जैसा कि नाम है, मतलब बहुत ही छोटा। क्या आप जानते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई बड़ी वस्तु है, बड़ा कोई कंडक्टर है और उसको चार्ज दिया गया है, तो वो उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि जो चार्ज हो वो स्कैटर नहीं होना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। जो बिखरा नहीं होगा उसी को हम पॉइंट चार्ज के रूप में हम जानेंगे। तो पॉइंट चार्ज जो होता है, हम पॉइंट चार्ज किसको कहेंगे? जो डायमेंशन लेस हो, अर्थात न तो वो एरिया कवर करता हो और न ही वो वॉल्यूम कवर करता हो। इसमें ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो एक पॉइंट चार्ज है उसमें दो बातें, नॉट कवर एरिया एंड नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। ये वॉल्यूम भी कवर नहीं करना चाहिए। अर्थात ये क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए। अर्थात इसकी न लेंथ हो न ब्रेथ हो। जिसमें ये दोनों बातें न हो उसको हम पॉइंट चार्ज के रूप में हम जानते हैं। तो जो कूलम्ब्स का लॉ है वो इन्हीं पॉइंट चार्जों पर ही लागू होता है। सबसे पहले जो है कूलम्ब ने जो ही ये डिसाइड किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, मेजर किया। और वो किसके द्वारा मेजर किया? ऐंठन तुला की सहायता से जो है दो पॉइंट चार्जों के बीच कितना रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, उन्होंने उसको मेजर करने में जो है सफलता प्राप्त की। यहाँ पर जो चार्ज है, ये टाइप्स ऑफ चार्ज वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक लाइक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और नंबर दो निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे दो चार्जेस हुए। अब इसमें इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है वो किस प्रकार का फोर्स कार्य करता है हम यहाँ देखते हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। अर्थात जो लाइक चार्ज हैं उनके बीच रिपल्सन होता है। अर्थात यदि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उनके बीच वो रिपेल करेंगे, निगेटिव निगेटिव है तो वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर।
जो अनलाइक चार्ज है, जैसे एक पॉजिटिव है और ये एक निगेटिव है, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दो चार्जों के बीच क्यों होता है? इनके बीच इंटरएक्शन के कारण जो है ये रिपल्सन और अट्रैक्शन का फोर्स जो है वो एग्जर्ट होता है। तो जो यहाँ पे कूलाम्स का नियम है, पॉइंट चार्ज पर उनके बीच जो लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सन और जो अट्रैक्शन, क्योंकि चार्ज जो है दो प्रकार के हैं तो फोर्स भी दो प्रकार के होंगे, रिपल्सन एंड अट्रैक्शन। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बताया कि किन्हीं दो चार्जों के बीच लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल है वो दोनों चार्जों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ कूलाम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of their magnitude and inverse proportional to the square of distance between them। ये उन्होंने बताया कि ये दो पॉइंट चार्जेज हैं तो उनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स होगा रिपल्सन अथवा अट्रैक्शन का, वो दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब हम यहाँ पर दो चार्ज लेते हैं, पॉइंट चार्ज। यहाँ पे मान लेते हैं कि दो चार्ज, एक Q1 है और एक Q2 है, जो दोनों के सेंटर जो है वो r दूरी पर हैं, r मीटर की दूरी पर। तो जैसा कि जो कूलाम्स का जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि जो फोर्स होगा रिपल्सन अथवा अट्रैक्शन का वो दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड सेकेंड क्या कह रहा है उसमें, इनके बीच की डिस्टेंस r है तो F रिवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका तात्पर्य ये है कि यदि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो इंक्रीज होता है तो दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो इंक्रीज होगा। बट ये दोनों फोर्सों के बीच की डिस्टेंस जो है इंक्रीज होगी तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो कम होगा, जबकि यदि उनके बीच की डिस्टेंस यदि घटती है तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो
इंक्रीज होगा। तो इस प्रकार से डिस्टेंस बढ़ने पर जो फोर्स है वो डिक्रीज होगा और डिस्टेंस रिड्यूस होने पे, कम होने पर जो है उनके बीच जो फोर्स होगा वो इंक्रीज होगा। तो हम इन दोनों नियमों को कंबाइन करते हैं। कंबाइन 1 and 2, तो हमको क्या मिलेगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या ये K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where K is a constant which depends on medium। ये किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है, अर्थात डिफरेंट मीडियम के लिए इसकी वैल्यू जो है डिफरेंट होती है। ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है। बट एक्सपेरिमेंटली proved as K is equal to 9.0 into 10 to the power 9 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर। इतना मान जो है प्रयोगों द्वारा इसका निर्धारित किया गया, और जिसको जो है हम निम्न प्रकार से डिफाइंड करते हैं। K इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 पर इप्सिलॉन 0 is permittivity of space। जो फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, उसकी विद्युतशीलता है, जिसकी वैल्यू जो है यहाँ पे इप्सिलॉन 0 की जो है, इप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जो है इसकी यूनिट होती है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर ले रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 ये क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम एक देखते हैं कि जो दोनों चार्ज हैं इनके बीच वैक्यूम नहीं है। वैक्यूम ना होकर के कोई मीडियम रखा हुआ है, और जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है, और इस मीडियम की जो विद्युतशीलता है वो इप्सिलॉन है। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच जो फोर्स, जो लगने वाला जो फोर्स है अट्रैक्शन अथवा रिपल्सन का, कितना हो जाएगा? F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 5 where जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या होगी? रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन 0 K। हम इप्सिलॉन की वैल्यू को जो है इक्वेशन 5 में रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 यहाँ F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 6 को 4 से डिवाइड करने पर हमें निम्न रिजल्ट प्राप्त होगा। एफ डैश अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान के, या एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपान के। इससे ये क्लियर होता है कि जो दो पॉइंट चार्जों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है, यदि दोनों चार्जों के बीच जो है कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया जाता है तो जो उनके बीच जो लगने वाला अट्रैक्शन अथवा रिपल्सन का जो फोर्स है वो 1 अपान के टाइम्स जो है रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। अब हम देखते हैं, चूंकि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अतः इसको वेक्टर के रूप में ही लिखना ज़्यादा सही होता है। तो हम मान ले रहे हैं यहाँ Q1 और Q2 ये दो चार्ज हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर ये R1 और इसका पोजीशन वेक्टर R2, जीरो, ये जीरो जो है मूल बिंदु है, ओरिजिन है। तो चूँकि जो फोर्स होता है रिपल्सन का, अट्रैक्शन का जो भी फोर्स है, लाइक चार्ज है या अनलाइक चार्ज है, जिसे मान लेते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं ये, तो इनके बीच रिपल्सन होगा, और रिपल्सन जो फोर्स होगा वो Q2 के कारण Q1 पर जो है कितना होगा, F12, जबकि Q1 के कारण जो Q2 पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F21। जो अट्रैक्शन अथवा रिपल्सन का जो फोर्स है ये नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में वो काम करे, जो ज्वाइनिंग लाइन होती है दोनों चार्जेज की उसी के अनुदिश वो कार्य करता है, उसी के अनुदिश वो लगता है। तो यहाँ लेट R1 and R2 be position vector from origin point O. Therefore, displacement vector from 1 to 2 क्या हो जाएगा, R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1 ये क्या हो जाएगा, R12 बराबर R1 माइनस R2। अब यहाँ पर जो है यूनिट वेक्टर इसका
ये R21 इज इक्वल टू R21 अपान मास ऑफ R21, ये R21 और इसी प्रकार से R12 कैप, ये वेक्टर R12 मास ऑफ वेक्टर R12। तो यहाँ पर जो है अब जब फोर्स जो है Q2 के कारण Q1 पर और Q1 के कारण Q2 पर जो एग्जर्ट हो रहा है वो क्या होगा, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर R21 कैप। जबकि ये Q1 के कारण Q2 पर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 कैप। ये फोर्स रिपल्सन का जो है एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे पर एग्जर्ट किया जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट जो इसकी डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। अर्थात जो F21 इज इक्वल टू माइनस F12 और इसको हम F के बराबर मान सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कूलाम का नियम है वो केवल पॉइंट चार्ज पर ही लगता है, और जो विस्तृत चार्ज हैं, बड़े चार्जों पर जो है जो चार्ज स्कैटर्ड होते हैं उन पर कूलाम का नियम नहीं लागू होगा, और जो बहुल चार्ज होते हैं, सिस्टम होते हैं, उन पर भी कूलाम के नियम को हम एक्चुअली में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसको सिस्टमेटिक ढंग से जो है कूलाम का नियम उस पर अप्लाई करते हैं और उनके बीच जो है हम लगने वाले फोर्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जो आगे का टॉपिक है हम अगली वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे।